सो वेलकम टू ब्लोटस आईएएस। आज हम बॉटनी ऑप्शनल को कॉम्प्रिहेंसिवली स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले यूपीएससी बॉटनी ऑप्शनल को समझ लेते हैं, उसके सिलेबस में क्या है। ठीक है, यूपीएससी बॉटनी ऑप्शनल। ठीक है, इसमें क्या होता है, पेपर 1 होता है एंड पेपर 2 होता है। हर एक ऑप्शनल में होता है एंड इट इज ए स्कोरिंग ऑप्शनल। यहाँ पे दो चीजें हैं, आपके कंटेंट अगर स्ट्रक्चर्ड है और आपके पास डायग्राम अच्छी है तो आपको फुल मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, तो इट इज ए स्कोरिंग ऑप्शनल, इट्स ए स्मॉल सिलेबस, तो ये रैंक दिलाने में आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे पेपर 1 है, पेपर 2 है। पेपर 1 में क्या क्या है, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, क्रिप्टोग्राम्स, फेनेरोग्राम्स, प्लांट रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस, ठीक है, मॉर्फोजेनेसिस। और पेपर 2 में क्या है, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, बायोटेक्नोलॉजी, बायोस्टैटिस्टिक्स, बायोस्टैटिस्टिक्स, ये सब सब्जेक्ट हैं पेपर 2 में। ठीक है, बायोस्टैटिस्टिक्स एंड इकोलॉजी, इकोलॉजी एंड प्लांट ज्योग्राफी। सो ये सब टॉपिक्स है पेपर 1 एंड पेपर 2 में। ठीक है, इस पे आप अगर डायरेक्टली आंसर लिखोगे, कंटेंट आपका सही रहेगा और आपका डायग्राम सही है तो मार्क्स प्रॉपर्ली मिलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी में एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं तुमको आंसर राइटिंग सिखाता हूँ कि कैसे आंसर राइटिंग करते हैं। आई फील आई एम एक्सपर्ट इन दिस, सो लेट्स स्टार्ट। सो सपोज क्वेश्चन है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ virus and reproduction of virus, reproduction of virus, ये क्वेश्चन है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन एंड इट्स ए 15 मार्कर, इट्स ए 15 मार्कर। तो इसमें क्या रहेगा, देखो, इंट्रो रहेगा, मैं स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ, उसके बाद में बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। ठीक है, इंट्रो में आप लिखोगे डिस्कवरी ऑफ वायरस, 3 साइंटिस्ट के नेम मेंशन करोगे एंड इन सबको अंडरलाइन करोगे। ठीक है, इंट्रो में बस इतना रखना है। देन गो टू बॉडी। बॉडी में आप स्ट्रक्चर में पहले राइट साइड में एक डायग्राम बनाओगे, राइट साइड में एक डायग्राम बनाओगे, उसको प्रॉपरली लेबल करोगे, उसको प्रॉपरली लेबल करोगे। ठीक है, उसके बाद वायरस की प्रॉपर स्ट्रक्चर मेंशन करोगे। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, हेलिकल, आइकोसाहेड्रल, ठीक है, प्रोलेट एंड एनवेलप्ड। ठीक है,
सो बॉडी में ये रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसके बाद इंट्रो और बॉडी के बीच में एक पॉइंट आप लिख सकते हो जो कि हाइपोथेसिस है वायरस के ओरिजिन के बारे में। इसमें 3 हाइपोथेसिस आते हैं, एक है रिग्रेसिव हाइपोथेसिस, एक है को इवोल्यूशन हाइपोथेसिस, सेल्यूलर ओरिजिन हाइपोथेसिस, ठीक है। ये 3 चीजें मेंशन करोगे, इसके बाद आ जाओगे रिप्रोडक्शन में, ठीक है। इसके बाद आ जाओगे रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन में स्टेप्स, इसमें 5 स्टेप्स आएंगे, 5 स्टेप्स, और लास्ट में मेंशन करोगे लाइटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल, ठीक है। देन कंक्लूजन, just end the answer with a conclusion that virus is an infectious particle which is a border between living and नॉन लिविंग, ठीक है, समझ गए। तो ये लाइन से आप कंक्लूड कर सकते हो, या कोई नया रिसर्च वायरस के बारे में कोई नया रिसर्च चल रहा है उस लाइन से आप कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहेगा आंसर का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो पहले हम एक टॉपिक है जो पहले सिलेबस की पहली पॉइंट है, पेपर 1 की पहली पॉइंट है, वो है स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ वायरस। हम इस प्लेलिस्ट में एक एक टॉपिक को कंप्रेहेंसिवली कंप्लीट करेंगे सिलेबस की, ठीक है। तो ये आप दे सकते हो, कमेंट में जज कर सकते हो, ठीक है, कि सब्जेक्ट कैसा चल रहा है। स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ वायरस, पहले तो वायरस की डिस्कवरी देखते हैं। 1892 का टाइम था, ठीक है, और यहाँ पे टोबैको प्लांट्स थे, टोबैको प्लांट्स थे, ठीक है, टोबैको प्लांट्स थे, और उस पे देखा गया कि येलो येलो पैचेस दिख रहे हैं, टोबैको प्लांट की लीफ पे येलो येलो पैचेस दिख रहे हैं, येलो येलो पैचेस दिख रहे हैं। इसको बोला गया मोजाइक डिजीज, इसको बोला गया मोजाइक डिजीज, ठीक है, इसको बोला गया मोजाइक डिजीज, समझ में आया क्या, मोजाइक डिजीज बोला गया। देन साइंटिस्ट ने क्या किया इस सेल की सैप को, ये यहाँ पे जो हो रहा था, जिस लीप पे हो रहा था उसकी सैप मतलब फ्लूइड को, उसकी फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट किया, उसकी फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट किया, और उस फ्लूइड को बैक्टीरियल फिल्टर से फिल्टर किया, उस फ्लूइड को बैक्टीरियल फिल्टर से फिल्टर किया, बैक्टीरियल फिल्टर से फिल्टर किया, क्योंकि वो लोग समझ रहे थे, क्या पता है, वो लोग ये समझ रहे थे कि ये तो कॉजिंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया होगा, अगर इसको बैक्टीरियल फिल्टर से हम फिल्टर कर देंगे तो क्या होगा, बैक्टीरिया रह जाएगा फिल्टर में, और जो फ्लूइड रहेगा वो मतलब क्लियर हो जाएगा, कंटामिनेशन हट जाएगा, ठीक है, ये सोच रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, बैक्टीरियल फिल्टर से इसको फिल्टर कर दिया, पर इसके बाद फिल्टर करने के बाद भी जो फ्लूइड निकला, इसको जब दिया प्लांट को, ठीक है, फिर से डिजीज हो गया, फिर से डिजीज हो गया। तो उनको लगा कि ये बैक्टीरियल फिल्टर से भी पास हो जा रहा है, तो ये इट इज समथिंग स्मॉल, इट इज समथिंग स्मॉलर देन बैक्टीरिया, ठीक है। तो 1898 में एक साइंटिस्ट आया, 1898 में एम बाइजरनिक, एम बाइजरनिक, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको पहली बार बोला वायरस, ठीक है। और इस वायरस वर्ड का मीनिंग क्या है, पॉइजन, पॉइजन, संस्कृत में इसको विष बोला गया, विष, ठीक है, पॉइजन। ऐसे हुई वायरस की डिस्कवरी, ठीक है। उसके बाद 1935 में 1935 में WM
स्टानले, WM स्टानले ने वायरस को क्रिस्टलाइज कर दिया। क्रिस्टल मतलब समझ रहे हो, जैसे चीनी का दाना होता है, ऐसे क्रिस्टल में फॉर्म कर दिया। तो ये तो एक नॉन लिविंग कैरेक्टर है, ये तो एक नॉन लिविंग कैरेक्टर है। तो वायरस में ऐसे कुछ कैरेक्टर मिले जो नॉन लिविंग है और ऐसे कुछ कैरेक्टर मिले जो लिविंग है। तो साइंटिस्ट को समझ में नहीं आया कि नॉन लिविंग है कि लिविंग है एक्चुअल में। ठीक है, उनके अंदर कंफ्यूजन आया। ठीक है, तो उन्होंने कुछ नॉन लिविंग कैरेक्टर जज किए, जैसे नॉन लिविंग कैरेक्टर जज किए, जैसे कि इसमें कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता, नो मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इसमें कोई सेल की ग्रोथ नहीं होती, नो ग्रोथ। ठीक है, और इसमें क्या नहीं होता, इट कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। ये सारे हैं नॉन लिविंग कैरेक्टर्स। ठीक है, और लिविंग कैरेक्टर्स क्या हैं? लिविंग कैरेक्टर्स क्या हैं? इसके पास होता है जेनेटिक मटेरियल, इसके पास होता है जेनेटिक मटेरियल विच इज मेड अप ऑफ DNA और RNA। गॉट इट? विच इज मेड अप ऑफ DNA और RNA। और ये क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई करता है मतलब रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोड्यूस करता है। तो ये सारे हो गए लिविंग कैरेक्टरिस्टिक और ये सारे हो गए नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक। तो साइंटिस्ट को कंफ्यूजन आया कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है, और वो लोग डिसाइड कर ही नहीं पाए। तो उसके बाद ये डिसाइडेड हुआ कि इट इज ए बॉर्डर लाइन, इट इज ए बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, नॉन लिविंग। गॉट इट? इट इज ए बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, तो वायरस इतना स्मॉल था कि एक ई कोलाई के अंदर, एक ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर हजारों वायरस आ जाएंगे, हजारों वायरस आ जाएंगे। तो उसका कुछ फॉसिल रिकॉर्ड नहीं मिला था साइंटिस्ट को, फॉसिल कुछ नहीं था। फॉसिल मतलब मरने के बाद जो उसका डेड डेड ऑर्गेनिज्म का रिमेन्स होता है उसको फॉसिल बोलते हैं। तो फॉसिल रिकॉर्ड इसका नहीं मिला था। तो वायरस कंफ्यूज हो गए कि ये एंसेस्टर क्या है इसका, ये आया कहाँ से है, ठीक है, कैसे ओरिजिन हुआ। तो इसके लिए साइंटिस्ट कंफ्यूज हो गए और दिए हाइपोथेसिस। क्या दिए? हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस कि कैसे ये ओरिजिन हुआ, हाइपोथेसिस। तो ये कैसे ओरिजिन हुआ? हाइपोथेसिस में उन्होंने बताया पहला हाइपोथेसिस जो कि था रिग्रेसिव हाइपोथेसिस, रिग्रेसिव हाइपोथेसिस। इस रिग्रेसिव हाइपोथेसिस में इन्होंने बताया कि वायरस ना एक पैरासाइट था। वायरस का था, वायरस एक पैरासाइट था और वो एक होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर रह रहा था, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर रह रहा था। ठीक है, जब ये पैरासाइट था और होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर रह रहा था तब क्या हुआ? जब ये डिपेंडेंट बन गया, जब ये डिपेंडेंट बन गया इस होस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर, इसको बाहर सरवाइव करने के लिए जो जीन्स चाहिए वो जीन लॉस्ट हो गए, वो जीन मिस हो गए। ठीक है, वो जीन लॉस हो गया। वायरस को बाहर सरवाइव करने के लिए, आउटसाइड ऑफ द सेल सरवाइव करने के लिए जो जीन्स चाहिए वो जीन लॉस हो गए। ठीक है, समझ में आ गया? वो जीन्स लॉस हो गए, लॉस्ट जीन्स। इसीलिए वायरस कभी भी बाहर सरवाइव नहीं कर पाया। इसलिए जब भी वायरस सेल के बाहर होता है वो क्या होता है? वो नॉन लिविंग होता है। ठीक है, और जब भी वायरस सेल के अंदर आता है वो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक एक्वायर करता है। ठीक है, इसीलिए इट इज द बॉर्डर बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये था रिग्रेसिव हाइपोथेसिस। ये वायरस को एक पैरासाइट बताया गया और ये डिपेंडेंट बन गया। डिपेंडेंट जब बन गया, इसके जो बाहर सरवाइव करने के लिए इसको जो जीन चाहिए, ये जीन लॉस हो गए। जीन जब लॉस हो गए, क्या हुआ? जब ये बाहर गया ये नॉन लिविंग रहा, जब ये सेल के अंदर आया ये लिविंग रहा। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक है। सेकंड हाइपोथेसिस क्या था? सेकंड हाइपोथेसिस इज द सेल्यूलर ओरिजिन हाइपोथेसिस, सेल्यूलर ओरिजिन हाइपोथेसिस। इस सेल्यूलर ओरिजिन हाइपोथेसिस में ये बताया गया कि
एक सेल था, ठीक है, उसके पास डीएनए होगा। इस डीएनए से इस डीएनए से कुछ पार्ट इस डीएनए से कुछ पार्ट एस्केप होके बाहर चले गए। इस डीएनए से कुछ पार्ट एस्केप होके बाहर चले गए, ठीक है, गॉट इट। उस डीएनए से कुछ पार्ट एस्केप होके बाहर चले गए। जब चले गए, यही जेनेटिक मटेरियल आगे जाके क्या बनाता है, आगे जाके वायरस बनाता है, आगे जाके वायरस बनाता है। दिस इज द सेलुलर ओरिजिन हाइपोथेसिस। तीसरा हाइपोथेसिस क्या था? को इवोल्यूशन हाइपोथेसिस। को इवोल्यूशन हाइपोथेसिस, इसमें यह बताया गया कि एक सेल था, पहला सेल जब ओरिजिनेट हुआ था, फर्स्ट सेल इज कॉल्ड प्रोटोसेल, गॉट इट। फर्स्ट सेल इज कॉल्ड प्रोटोसेल, ठीक है, प्रोटोसेल ओरिजिनेट हुआ था, जो कि एक रूडिमेंटरी सेल था, प्रिमिटिव सेल था, ठीक है। इसके बाद आया प्रोकैरियोट्स। तब जब ये सेल इवॉल्व हुआ, इसके साथ साथ वायरस भी इवॉल्व हुआ, इसके साथ साथ वायरस भी इवॉल्व हुआ, और वो इसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया, इसके साथ ही रहने लगा, ठीक है। इसीलिए को इवोल्यूशन मीन साथ साथ में इवोल्यूशन हो रहा है। को मीन्स विथ इवोल्यूशन, साथ साथ में इवोल्यूशन हो रहा है। एक सेल का, प्रोटोसेल का जो पहला सेल था, और वायरस का साथ साथ में इवोल्यूशन हो रहा है। दिस इज कॉल्ड को इवोल्यूशन हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये तीन हाइपोथेसिस साइंटिस्ट ने दिए, क्योंकि साइंटिस्ट को वायरस का ओरिजिन पता ही नहीं चला, वायरस का फॉसिल रिकॉर्ड मिला ही नहीं, ठीक है। इसीलिए साइंटिस्ट ने ये तीन हाइपोथेसिस दिया। उसके बाद हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस में मेनली हम चार स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। पहला जो स्ट्रक्चर है वो है हेलिकल स्ट्रक्चर। हेलिकल वायरस नहीं होता, वायरस का डीएनए होता है, वायरस का आरएनए होता है, वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो हेलिकल होता है, ठीक है, गॉट इट। वो हेलिकल होता है। यहाँ पे स्पेसिफिकली हम एग्जांपल लेंगे टोबैको मोजाइक वायरस की, जिसमें एक लेफ्ट हैंडेड आरएनए होता है, एंड इस आरएनए ऐसा रहता है, ऐसे स्ट्रक्चर करके रहता है, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर करके रहता है दिस आरएनए। एंड बाहर क्या होते हैं, उसके साइड में क्या होते हैं, कैप्सिड्स होते हैं। उसके साइड में क्या होते हैं, कैप्सिड्स होते हैं। उसके साइड में क्या होते हैं, कैप्सिड्स होते हैं। और ये रहा अपना आरएनए व्हिच इज लेफ्ट हैंडेड एंड सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है, राइम बन रहा है ना। तो लेफ्ट हैंडेड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। तो बाहर क्या रहता है, कैप्सिड रहता है। एक टिपिकल एग्जांपल है टोबैको मोजाइक वायरस। आपको एग्जाम में बस स्ट्रक्चर लिखना है, एग्जांपल लिखना है, और कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाना है, एग्जांपल लिखना है, ठीक है। सेकंड जो स्ट्रक्चर था वो था आइकोसाहेड्रल। आइकोसाहेड्रल। इस स्ट्रक्चर में 20 ट्रायंगल्स होते हैं, 20 ट्रायंगल्स होते हैं, ठीक है, 20 ट्रायंगल्स होते हैं। 20 ट्रायंगल्स होते हैं, 20 ट्रायंगल्स एक साथ होते हैं। इस स्ट्रक्चर को आइकोसाहेड्रॉन या आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर बोला जाता है। 20 ट्रायंगल्स होते हैं। इसका एग्जाम्पल है पोलियो वायरस, राइनो वायरस, ये सब इसकी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है, इतना क्लियर है। उसके बाद जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो है प्रोलेट, ठीक है।
इसके और आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर में थोड़ा सा सिमिलरिटी है, थोड़ा सा बस डिफरेंस है, सिमिलरिटी है बस थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है देखो, जो प्रोलेट होता है और उसका जो मिडिल स्ट्रक्चर होता है, जो मिडिल स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है ऐसे, और उसमें लार्ज ट्रायंगल्स होते हैं, ठीक है, दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऐसे कोई स्ट्रक्चर होता है। और इसका एग्जांपल क्या है, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज T4, बैक्टीरियोफेज T4, समझ में आ गया। इसको बोलते हैं प्रोलेट, प्रोलेट स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, ठीक है। और फोर्थ जो स्ट्रक्चर है, फोर्थ स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एनवेलप। एनवेलप सबसे फेमस वायरस जिसने हजारों का जान लिया वो है कोविड, वो एनवेलप्ड वायरस है कोविड-19। इसको सार्स कोविड भी बोला जाता है, सार्स कोविड, ठीक है, सार्स कोविड। तो ये कैसा है, इसके ऊपर एक लिपिड का एनवेलप होता है, लिपिड का एनवेलप। ये थोड़ा स्ट्रेंज है ना, लिपिड कैसे प्रेजेंट है, इसमें तो कैप्सिड होना चाहिए, कैप्सिड प्रोटीन होना चाहिए, तो लिपिड कहां से आया, लिपिड आता है होस्ट के मेम्ब्रेन से, जिस होस्ट को ये अटैक करता है उसी का मेम्ब्रेन है, होस्ट के मेम्ब्रेन से लिपिड आता है। और लिपिड के ऊपर, लिपिड के ऊपर क्या होता है, लिपिड के ऊपर होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स, क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स की स्पाइक्स। लिपिड के ऊपर क्या होता है, ये जो रेड रेड स्ट्रक्चर में मैंने बनाया है, दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स, ठीक है। क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स, स्पाइक्स होता है, ठीक है, स्पाइक्स होता है। और ये मेम्ब्रेन आउटर एनवेलप किससे बना होता है, ये लिपिड से बना होता है, ये लिपिड से बना होता है, ठीक है, समझ में आ गया। और इसके अंदर अभी होता है कैप्सिड, इसके अंदर अभी होता है कैप्सिड, ठीक है, इसके अंदर अभी होता है कैप्सिड, ठीक है। और इसके अंदर होता है क्या, इसके अंदर होता है अपना डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए, ठीक है, समझ में आ गया। इसके अंदर होता है डीएनए और आरएनए, ठीक है, डीएनए और आरएनए, समझ में आ गया। तो ये एनवेलप्ड वायरस का स्ट्रक्चर है, इसका एग्जांपल है सार्स कोविड, ठीक है, इसका एग्जांपल है। तो स्ट्रक्चर में बस इतना मेंशन करना है, ज्यादा हमको नहीं लिखना है। 4 स्ट्रक्चर मेंशन करना है, एक है हेलिकल, दूसरा है आइकोसाहेड्रल, तीसरा है प्रोलेट, चौथा है एनवेलप्ड वायरस, ठीक है, इतना मेंशन करना है। उसके बाद हम जाएंगे, एक पॉइंट लिखना है, जैंट वायरस एक होता है, जैंट वायरस। जैंट वायरस में हमको लिखना है, देयर इज ए मीमी वायरस, देयर इज ए मीमी वायरस, मीमी वायरस जिसका कैप्सिड, जिसका कैप्सिड 400 नैनोमीटर डायमीटर का होता है, बस सबसे बड़ा वायरस। मीमी वायरस के ऊपर और एक बड़ा वायरस है, उसका नाम है, और एक लार्जर है, पांडोरा वायरस, पांडोरा वायरस, ये सबसे लार्ज है, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट वायरस है, ठीक है, पांडोरा वायरस, ठीक है, गॉट इट। तो दीज आर द जैंट वायरसेस। उसके बाद सडनली आ जाओगे रिप्रोडक्शन ऑफ वायरस, रिप्रोडक्शन ऑफ वायरस। रिप्रोडक्शन में बैक्टीरिया क्या करेगा, पहले होस्ट सेल को अटैच करेगा, पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इज अटैचमेंट, अटैचमेंट, ठीक है, अटैचमेंट। और इस अटैचमेंट स्टेप में अगर बैक्टीरियोफेज है, ठीक है, ये बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे डीएनए होता है, ठीक है, यहाँ पे इसका सस्पेंशन होता है, और यहाँ पे टेल पिन होता है, टेल्स होते हैं,
टेल पिन। इसे टेल के थ्रू ये अटैच करता है, इसे टेल के थ्रू ये अटैच करता है सेल के ऊपर, ठीक है, टेल के थ्रू अटैच करता है सेल के ऊपर। तो अटैचमेंट हो गया, एक बार अटैचमेंट हो गया वायरस की अटैचमेंट होगी, तो उसके बाद क्या करेगा वो, उसके बाद करेगा वो एंट्री या पेनिट्रेशन, एंट्री और पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन। अब ये सेल के अंदर एंट्री करेगा, सेल के अंदर एंट्री करेगा। सेल के अंदर एंट्री करने के बाद ये अपना डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए रिलीज कर देगा। डीएनए और आरएनए सेल के अंदर क्या करेगा, रिलीज कर देगा। कुछ वायरसेस होते हैं जैसे एचआईवी, ठीक है, इनके पास स्पेसिफिक एक एंजाइम होता है इंटीग्रेज, इंटीग्रेज। इस एंजाइम के मदद से इस डीएनए को वो क्या करते हैं, होस्ट के जीनोम के साथ, होस्ट के डीएनए के साथ क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। होस्ट के डीएनए के साथ क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। अभी क्या होगा, इस वायरल जीनोम की, इस वायरल डीएनए की और आरएनए की, ये होस्ट के जीनोम के साथ इंटीग्रेशन होगा, होस्ट के जीनोम के साथ इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन होने के बाद अभी क्या होगा, थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप जो होगा, थर्ड स्टेप में रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अभी वायरल डीएनए, वायरल डीएनए में रेप्लिकेशन होगा और जो डीएनए बना, ठीक है, वो डीएनए क्या करेगा, न्यू वायरल प्रोटीन्स बनाएगा, प्रोटीन्स बनाएगा, गॉट इट, न्यू वायरल प्रोटीन्स बनाएगा, ठीक है। तो ये वायरल प्रोटीन्स अभी क्या करेंगे, सेल के अंदर असेंबल होंगे, सेल के अंदर असेंबल होंगे और छोटे छोटे वायरसेस बनाएंगे, सेल के अंदर असेंबल होंगे और बहुत सारे छोटे छोटे वायरसेस बनाएंगे, ठीक है, स्मॉल स्मॉल वायरसेस बनाएंगे, स्मॉल वायरसेस में असेंबल होंगे। तो दिस स्टेप इज असेंबली। असेंबली में क्या होगा, सेल के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे वायरस बनेंगे, वायरल पार्टिकल असेंबल होके, ठीक है। उसके बाद वायरस के पास दो ऑप्शंस हैं, ठीक है, आइदर वो सेल को छोड़ के जाएगा, सेल को डिस्ट्रॉय करके जाएगा, ठीक है, नहीं तो वो सेल के अंदर ही रहेगा, अंदर ही सर्वाइव करेगा। तो जब डिस्ट्रॉय करके जाएगा सेल को, उसको बोला जाता है लाइटिक साइकिल, लाइटिक साइकिल, ठीक है। जब सेल के अंदर वो रहेगा, सरवाइव करेगा, उसको बोला जाता है लाइसोजेनिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल, ठीक है। तो लाइटिक साइकिल में क्या होता है, लाइटिक साइकिल में वायरस पार्टिकल्स destroy the cell, वायरस पार्टिकल destroy the cell, ठीक है, destroy the cell एंड रिलीज हो जाते हैं वायरस पार्टिकल टू इन्फेक्ट हेल्दी सेल्स, हेल्दी सेल्स, ठीक है, गॉट इट। और लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है, लाइसोजेनिक साइकिल में, लाइसोजेनिक साइकिल में वायरस particles remain within the cell, within the cell, and it can be also lytic whenever required, whenever required, in some cases, in some cases, ठीक है, गॉट इट। तो ये रहा वायरस का रिप्रोडक्शन,
वायरस का रिप्रोडक्शन। तो वायरस को समझने से पहले हमको उसकी जेनेटिक मटेरियल को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। चलो थोड़ा सा डीएनए और आरएनए में डिफरेंस पता कर लेते हैं। ठीक है, डीएनए के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। डीएनए किससे बना हुआ है? डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। ठीक है, डीएनए बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड किससे बना हुआ है? इसमें है फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस एंड इसमें है पेंटोज शुगर। ठीक है। तो नाइट्रोजनस बेस डीएनए में कितने तरह के होते हैं? एक होता है एडेनिन, दूसरा होता है थाइमिन, तीसरा होता है साइटोसिन, चौथा होता है ग्वानिन। गॉट इट? ये 4 होते हैं नाइट्रोजनस बेसेस। तो एक न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो ये होता है ऐसा। ये है C2 पोजीशन, C1 पोजीशन, C3 पोजीशन, C4 पोजीशन एंड C5 पोजीशन। 5 कार्बन होते हैं, इसीलिए इसको पेंटोज बोला जाता है, पेंटोज शुगर। इसको राइबोज शुगर भी बोला जाता है, राइबोज शुगर भी बोला जाता है। ठीक है, पेंटोज शुगर और राइबोज शुगर। C1 में होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और C1 के साथ एक नाइट्रोजनस बेस लगा होता है। ठीक है, वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू लगा होता है। ठीक है, गॉट इट? C5 में क्या लगा होता है? C5 में फॉस्फेट लगा होता है, C5 में फॉस्फेट लगा होता है। ठीक है, और C3 में क्या लगा होता है? C3 में OH लगा होता है, और C2 पे क्या होता है? OH होता है। एक्चुअली C2 में OH होना चाहिए, बट ये O रिमूव हो जाता है, O रिमूव हो जाता है। इसी वजह से इसको बोला जाता है डीऑक्सी। इसी वजह से इसको बोला जाता है डीऑक्सी, क्योंकि C2 पोजीशन में OH से O रिमूव हो जाता है, इसी वजह से इसको डीऑक्सी बोला जाता है। तो ये है डीएनए के बारे में। OH कम होता है, एक OH ग्रुप कम होता है, OH ग्रुप कम होता है, इसीलिए डीएनए इज मोर स्टेबल। कैसे? क्योंकि OH ग्रुप एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल। OH ग्रुप एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। इसके वजह से अल्कालाइन हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। इसी को प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है? OH ग्रुप यहाँ नहीं होके सिर्फ H ग्रुप होता है, इसीलिए डीएनए क्या होता है? आरएनए से ज्यादा स्टेबल होता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज चोजन एज द जेनेटिक मटेरियल। ओके, सो दिस इज अबाउट डीएनए। लेट्स टॉक अबाउट आरएनए। आरएनए में क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड में यूरासिल होता है इन द प्लेस ऑफ थायमिन। यूरासिल इन द प्लेस ऑफ थायमिन। ठीक है, और इसमें न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस होता है? न्यूक्लियोटाइड में यहाँ पे C2 पोजीशन में OH होता है, ड्यू टू दिस OH ये क्या होता है? एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल, एंड इसका अल्कालाइन हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, इसके वजह से आरएनए जल्दी डिग्रेड हो जाता है, एंड आरएनए इज लेस स्टेबल देन डीएनए। इवन यूरासिल जो प्रेजेंट होता है इन द प्लेस ऑफ थायमिन, यूरासिल भी लेस स्टेबल होता है देन थायमिन। That's why also RNA is less stable than DNA. That's why DNA is chosen as the genetic material. तो इतना आप स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ वायरस में लिखोगे, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कंटेंट फॉर यू। एंड जो भी आपकी फीडबैक है कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड वी विल कंप्रिहेंसिवली एंड द पेपर 1 सिलेबस ऑफ द बॉटनी एंड पेपर 2 एज वेल। जो भी मेरे से पॉसिबल होगा वीडियो आई विल अपलोड ऑन द मेन चैनल ऑफ लोटस IAS। एंड ये आपको हाउ यू फील इट, प्लीज कमेंट ऑन द वीडियो। ओके, थैंक यू।